सौराष्ट्र में राजस्थान का एक कबीला आबाद है जिसका नाम मांड है। इस कबीले के लोग खाना बदोशों जैसी जिंदगी बसर करते हैं और सांप पकड़ने में इस कबीले के लोग अपना सानी नहीं रखते। इनके बारे में मशहूर है कि ये जहरीले सांप पर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं कि सांप मदहोश हो जाता है और ये उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि सांप इस कबीले वालों का मन भाता खाजा है। इस कबीले की औरतें गाँव कस्बों में जाकर सांप का तमाशा दिखाती हैं और लोगों से पैसे वसूल करके अपनी रोजी कमाती हैं। किसी घर से अगर उन्हें खैरात न मिले तो वो धमकी देती हैं कि मेरे सांप ने तेरे घर का रास्ता देख लिया है, अब ये रात को तेरे घर आकर तुझे डस लेगा। और लोग डर कर वो जो मांगती है उन्हें पेश कर देते हैं। इस कबीले की औरतों और मर्दों को मांदरी भी कहा जाता है, जो मांडराई का बिगड़ा हुआ नाम है। सिद्धा ने फैसला किया था कि हम मांदरी बनकर अहमदाबाद दाखिल होंगे, इस भेस में हमें पुलिस नहीं पहचान सकेगी। नौरीन को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। पहले तो वो झिझकी मगर फिर राजी हो गई, क्योंकि उसके सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अलबत्ता वो अपने बाप के बारे में अभी तक परेशान थी, क्योंकि हम में से कोई भी अभी तक उसका खोज नहीं लगा सके थे। बहरहाल नौरीन को अपने खुफिया एजेंट के पास बाहिफाजत पहुंचाने के बाद मेरा अगला मिशन उसके बाप का सुराग लगाना ही था। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी, मगर अपने बाप को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। भगवा डाकू भी हमारे साथ जाने पर बजिद था, लेकिन सिद्धा ने उसे डांट कर कहा, भगवा मुझे क्या नाजुक हिरनी समझता है? मैं शेरनी हूँ, आदमखोर शेरनी। जिसने हाथ लगाया उसे वहीं चीर फाड़ कर रख दूंगी। और फिर मेरा बेटा साहू मेरे साथ है, उसने सांप का मुंह चूम कर कहा। वहीं निरोला पहाड़ी की कमीनगाह में बैठकर हमने अपना भेस बदला। सिद्धा पहले ही सपेरन लगती थी। उसने मांड औरतों की तरह गेरुए रंग की साड़ी बांधी। उसी तरह की एक साड़ी नौरीन को भी पहना दी गई थी। बालों को खींचकर सर के ऊपर जूड़ा बनाकर बांधा। गले में रंग बिरंगे मनकों के हार डाले। एक पटारी में कुछ सांप रख लिए गए थे। इनमें दो चार बेहद मोहलक किस्म के सांप भी थे। सिद्धा ने अपना बेटा सांप अपनी कमर के गिर्द लपेटा। अपनी साड़ी में ही उसने एक छोटा पिस्तौल भी छुपा कर रख लिया। मुझे भी गेरुए रंग की धोती और लंबा कुर्ता पहना दिया गया। सर पर मैंने राजस्थानी मांड लोगों की तरह की चौखटेदार पगड़ी बांध ली। नौरीन के चेहरे पर रोटियां पकाने वाले तवे की काली स्याही जरा हल्की करके मल दी गई, जिससे वो बिल्कुल नहीं पहचानी जाती थी। हमने अपने कांधों पर झोले डाल लिए। एक बीन सिद्धा ने और एक मैंने थाम ली। यूं एक रोज हम तीनों घोड़ों पर सवार हुए और खुदा का नाम लेकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। भगवा डाकू पीछे रहा। हमारे साथ दो डाकू आए, जिनका काम हमें दरियाए घाट तक पहुंचाकर वापस निरोला की कमीनगाह में भगवा डाकू के पास जाना था। एक दिन पूरा हमने सफर में गुजारा। शाम को हम चौका ढाया के जंगल उबूर करके दरियाए घाट तक के किनारे जा पहुंचे। यहाँ से हमारे मुहाफिज डाकू वापस चले गए। रात हमने दरिया के किनारे वीरान घाट पर बसर की। उस वक्त कोई कश्ती दरिया पार नहीं जा रही थी। दिन निकला तो दरिया के दूसरे किनारे से एक कश्ती आती दिखाई दी। हमने कुछ रुपए अपने पास रख लिए थे। कश्ती में कुछ किसान और मछेरे सवार थे। घाट पर आकर कश्ती खाली हो गई। लोग हमें दिलचस्पी से देख रहे थे। यहाँ से हमें अमरेली के कस्बे तक जाना था, जो पैदल 4 घंटे का रास्ता था, लेकिन हमें यहाँ एक बैलगाड़ी वाला मिल गया जो अमरेली जा रहा था। पहले तो वो हमें बिठाने पर तैयार न हुआ। जब सिद्धा ने उसे अपनी लाल आंखें दिखाकर कहा, मेरे सांपों ने तेरे जिस्म की बू पाली है, अगर तूने हमें गाड़ी पर न बिठाया तो याद रख, जहाँ भी होगा मेरे सांप वहाँ पहुँच जाएंगे। गाड़ी बान डर गया। उसने हमें गाड़ी में बिठा लिया। नौरीन गुजराती जबान नहीं जानती थी, इसलिए हमने उसे हिदायत की थी कि वो खुद को गूंगी जाहिर करे। दोपहर के करीब हम अमरेली के बड़े कस्बे में पहुंच गए, लेकिन हम कस्बे में जाने की बजाय बाहर ही रहकर कस्बे से बुराला की तरफ पैदल रवाना हो पड़े। गाड़ीबान ने हमें बैलगाड़ी में ही अचार के साथ रोटियां खिला दी। शाम को हम कस्बा बुराला में दाखिल हो गए। ये वही कस्बा था जिसकी रोशनियां रात को भगवा डाकू के साथ घोड़े दौड़ाते हुए मुझे दूर से दिखाई दी थी। बुराला से ढांड तक हमें लारी में सफर करना था, फिर ढांड से ट्रेन पकड़कर हम अहमदाबाद पहुंच सकते थे। लेकिन हमने यही फैसला किया कि हम ढांड से एक स्टेशन पहले उतर जाएंगे और वहां से पैदल अहमदाबाद की तरफ चलेंगे। बुराला कस्बे के बाहर हम एक छोटी सी नदी के किनारे बैठ गए। सिद्धा बोली, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं कस्बे में जाकर कुछ खाने को लाती हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ढांड के लिए लारी कहाँ से मिलती है। सिद्धा चली गई तो नौरीन ने गर्दन उठाकर कहा, भाई क्या मैं कभी अपने डैडी के पास पहुंच सकूंगी? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नौरीन बहन, तुम इस वक्त नॉर्मल हालात में नहीं हो। हम एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं और मकसद तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचाना है। उसके बाद तुम्हारे डैडी को यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाना है। खुदा ने चाहा तो तुम बहुत जल्द अपने डैडी से मिल लोगी। नौरीन का चेहरा शाम के अंधेरे में बेहद थका थका और उदास लग रहा था। उसका चेहरा गर्दन
गर्दन, बाजू और हाथ कलाई तक हल्के हल्के स्याह थे। वो मुझे कोई खाना बदोश दोशीजा लग रही थी। बेचारी ने कॉलेज के जमाने में कभी सोचा भी ना होगा कि एक दिन उसे इस आलम में सौराष्ट्र के जंगल में सफर करना पड़ेगा, कि सपेरन का हुलिया बना होगा और झोला बगल में होगा। सिधा आ गई। उसने कागज में 6-7 रोटियां लपेट रखी थी, उनमें गर्म गर्म आलू की भुजिया भी थी। हमें देते हुए गुर्रा कर बोली, ढाबे वाला मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने पटारी में से सांप निकाला तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और वो कहकहा लगाकर हंस दी। हमने वहीं बैठे बैठे रोटियां खाई, नदी का पानी पिया और कस्बे में लारी के अड्डे पर आ गए। ये एक छोटा सा देहाती अड्डा था। ढांड जाने वाले कुछ मुसाफिर पहले से बैठे थे। हम भी एक साइबान के नीचे बैठ गए। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि रात के 9 बजे आखिरी लारी ढांड के लिए रवाना होगी। हमें मांदरी सपेरे समझकर कोई हमारे पास ना आया। लोग मांदरियों से दूर रहना पसंद करते थे और ये बात हमारे लिए बड़ी अच्छी थी। यहाँ पहली बार मैंने एक सिपाही को देखा जो छड़ी बगल में लिए चाय की दुकान के बाहर खड़ा चाय पी रहा था। मैं कुदरती तौर पर सिमट कर सिधा के पीछे हो गया। सिधा ने मर्दाना अंदाज में कहा, रघु इससे क्यों डरता है रे, मैं तेरे साथ नहीं हूँ क्या? मैंने उसका बाजू खींच कर आहिस्ता से कहा, सिधा भगवान के लिए अब आहिस्ता बोलो, अब हमें बेहद एहतियात की जरूरत है। हमारी जरा सी भूल चूक सारा खेल खराब कर सकती है। सिधा मुस्कुरा दी, अच्छा रे कुछ नहीं बोलती। 9 बजे वाली लारी रात 10 बजे जाकर कहीं ढांड की तरफ रवाना हुई। कोई 2 बजे रात उसने हमें ढांड पहुंचा दिया। जहां से रेलगाड़ी अहमदाबाद को जाती थी। हम लारियों के अड्डे में ही बैठे रहे। बाकी रात हमने वहीं गुजार दी। सुबह हुई तो हमने सरकारी नलके पर जाकर मुंह हाथ धोए। वहीं एक दुकान से मिट्टी के आबखोरे में चाय और बंद लेकर नाश्ता किया। हमें पैसेंजर ट्रेन पर सफर करना था ताकि अहमदाबाद से दूर एक स्टेशन पहले ही उतर जाएं। पैसेंजर ट्रेन के बारे में मालूम हुआ कि वो 11:45 बजे आएगी। वहीं लारियों के अड्डे पर ही दिन के 11 बजे। फिर खाना बदोश सपेरों के हुलिये में रेलवे स्टेशन पर आ गए। सिधा खुद जाकर टिकट बाबू से अहमदाबाद के 3 टिकट लेकर आई, क्योंकि हमें उस स्टेशन का नाम मालूम नहीं था जहां हमें उतरना था। हम खाली खाली प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए। मेरी आंखें चारों तरफ का बाकायदा जायजा ले रही थी। यहाँ कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा था। कमबख्त गाड़ी लेट थी। तकरीबन 12:30 बजे मुसाफिरों से लदी फंदी आई। हम भी 3rd क्लास के एक डिब्बे में घुसकर फर्श पर बैठ गए। पहले तो हमें वहाँ कोई जगह न मिली। कोई भी परे नहीं खिसक रहा था। सिधा ने पटारी से फुनकारता हुआ एक सांप निकाला तो एकदम से लोग परे परे हट गए और हमें बैठने को जगह मिल गई। ट्रेन हर स्टेशन पर रुक रही थी। दिन ढल रहा था कि दूर से कारखानों की बड़ी बड़ी चिमनियां नजर आने लगी। मैंने सिधा को इशारा किया कि हमें अगले स्टेशन पर उतरना होगा। उसने आहिस्ता से अस्बात में सर हिलाया। गाड़ी जिस अगले स्टेशन पर जाकर ठहरी उसका नाम भरवाना रोड था। ये अहमदाबाद से अमरावती की तरफ जाते हुए दूसरा स्टेशन था। गोया हम उस वक्त अहमदाबाद शहर से कोई 10-15 मील के फासले पर थे। हम भरवाना रोड स्टेशन पर रेल से उतर पड़े। यहाँ एक करीबी बड़े शहर के असरात वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। 2-4 सजे सजाए तांगे खड़े थे। एक तरफ कुछ रक्शे भी मौजूद थे। दूर बस स्टॉप पर एक ओमनी किस्म की बस मुसाफिर उठा रही थी। चाय सिगरेट की दुकानों की जानिब 2 सिपाही भी नजर पड़े। मैं सिधा और नौरीन को लेकर पीपल के एक दरख्त के नीचे आ गया। जहाँ मिट्टी का एक शिकस्ता चबूतरा था जिसके पास पानी का दस्ती पंप लगा था। हम यहाँ बैठ गए। सिधा कहने लगी, रघु अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा वो आदमी किस तरफ रहता है जिसके पास ये अमानत पहुंचानी है। मैंने इर्द गिर्द एक निगाह डाली और कहा, यहाँ से मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जरा सा अंधेरा हो जाए तो हम यहाँ से शहर के जुनूबी हिस्से की तरफ चलेंगे। वहाँ पहुंचकर मैं रास्ता पहचान लूंगा। फिर तुम्हें पहले जाकर मेरे खास आदमी का पता करना होगा, क्योंकि उसके क्वार्टर में मैं नहीं जा सकता। नौरीन ने गहरा सांस भरा और हमें उदास नजरों से तकने लगी। वो शुरू ही से खामोश थी। सिधा बोली, तुमको मैं जाने नहीं दूंगी। तुम 4 फौजियों का खून करके आए हो। पुलिस तो तुम्हारी तलाश में होगी। वैसे रघु तुमने 4 आदमियों का खून करके मेरा दिल जीत लिया है। मैंने एक बार फिर सिधा को हिदायत की कि वो ऐसी बातें जबान से न निकाले। तुम क्यों नहीं समझती कि हम खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुके हैं? सिधा हंसने लगी। उसने अपनी कमर के गिर्द लिपटा अपना बेटा सांप साहू निकाल लिया और नौरीन ने एक झुरझुरी सी ली। मैंने उसे आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, हमारा एजेंट अपना आदमी है। उसके पास तुम बिल्कुल महफूज होगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें इंतहाई हिफाजत से बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। नौरीन ने भी अंग्रेजी में कहा, मेरे डैडी का क्या होगा? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डैडी की तुम फिक्र मत करो नौरीन, हम इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। जब सूरज शहर की तरफ नीचे चला गया तो मैंने सिधा और नौरीन को साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा। मैंने अपनी भारी भरकम पगड़ी बल्कि पगड़ को अपने माथे पर काफी नीचे कर रखा था ताकि आसानी से पहचाना न जा सकूं। मैं सिधा और नौरीन के पीछे पीछे था और उन्हें अंदाजे से गाइड कर रहा था। हम सड़क छोड़कर चल रहे थे। एक जगह
से मैंने रेलवे लाइन पार की और लोहे के स्क्रैप से भरे हुए मैदान में से गुजरकर शहर के मज़ाफ़ात के जुनूब की तरफ रुख कर लिया। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा था क्योंकि मुझे दूर से उस कारखाने की चिमनी दिखाई देने लगी थी जो हमारे एजेंट के क्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं थी। जहां तक पहुंचते पहुंचते शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। आसपास कारखानों के क्वार्टरों, दूर शहर की ऊंची इमारतों और सड़क पर बिजलियां रोशन हो गईं। हम चिमनी वाले कारखाने से हटकर गुजरते हुए पुराने तालाब के घाट पर पहुंच गए। जहां मैं रुक गया, सिधा और नौरीन भी रुक गईं। अब मैंने सिधा को दूर से अपने एजेंट का क्वार्टर दिखाया जिसके सामने कोई 20 गज के फासले पर खंबे पर एक बल्ब रोशन था। सिधा, उस खंबे के पास जो कोने वाला अकेला क्वार्टर तुम्हें नजर आ रहा है, वहाँ हमारा एजेंट दादा भाई रहता है। नौरीन को मेरे पास ही रहने दो, पहले तुम जाकर मालूम करो कि वहाँ कौन कौन है, उसके बाद मैं खुद वहाँ नौरीन को लेकर जाऊंगा। मैंने सिधा को अपने एजेंट का पूरा हुलिया बता दिया। वो क्वार्टर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई और बताया कि जिस आदमी का हुलिया मैंने उसे बताया था वो क्वार्टर के गैराज में अकेला ही बैठा मोटर की मुरम्मत कर रहा है। अब मैंने नौरीन और सिधा को साथ लिया और क्वार्टर की तरफ चला। अपना एजेंट क्वार्टर में अकेला ही था। 2 सपेरन औरतें और 1 सपेरे मर्द को देखकर वो जरा सा चौंका। सिधा को वो पहले भी उधर आता देख चुका था। एजेंट था, उसे शक तो होना ही था। उसने अपनी जेब में हाथ डाल लिया, शायद पिस्तौल निकालने लगा था कि मैंने अपना कोड दोहराया। बात यह थी कि वहाँ रोशनी ज्यादा नहीं थी। खुफिया कोड सुनकर उसने जल्दी से कोठरी का दरवाजा खोल दिया और हम लपक कर अंदर दाखिल हो गए। उसने दरवाजा बंद कर दिया और गहरी सांस लेकर बोला, तुम इन लोगों को क्यों साथ ले आए हो? ये कौन औरतें हैं? सिधा ने तड़प कर कहा, मैं इसकी पत्नी हूँ। सिधा, तुम मुझे नहीं जानते। मैंने सिधा को खामोश रहने का इशारा किया, फिर नौरीन की तरफ इशारा करके बोला, दादा ये नौरीन है। एजेंट ने नौरीन पर एक गहरी निगाह डाली। कमरे में एक कमजोर सा बल्ब रोशन था, सलाखों वाली खिड़की बंद थी। वो अब सिधा को तक रहा था। फिर मुझे बाहर क्वार्टर की दीवार के पीछे अंधेरे में ले गया। दूसरी औरत को तुम यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने उसे बताया कि दूसरी औरत के बगैर हम नौरीन को इंडियन फौज की कैद से निकाल नहीं सकते थे। मैंने मुख्तसरन उसे सारी बात बता दी। वो बोला, पुलिस ने लक्ष्मीबाई को भी पकड़ लिया था। मुझे खतरा था कि वो राज न उगल दे, मगर बड़ी बहादुर औरत निकली। पुलिस को उसने हमारे बारे में कुछ न बताया। एक हसीन रिश्वत देने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मैं 4 रोज यहाँ से गायब रहा हूँ। हालात अब भी नॉर्मल नहीं है। पुलिस तुम्हारी तलाश में है। उसे असल कातिल भी अब तक नहीं मिला। मैंने बताया कि भगवा हमारी कमीनगाह में है और वो सिधा का, जो कि खुद डाकू है, वफादार साथी है। मैंने पुलिस मुकाबले का हाल भी बताया। उसने कहा कि वो अखबार में ये खबर पढ़ चुका है। अब तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके अपनी डाकू को लेकर यहाँ से वापस चले जाओ। नौरीन को मैं आज रात ही सूरत जाकर अपने दूसरे एजेंट के हवाले कर दूंगा, जो उसे राजस्थान से बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देगा। इसके बाद डॉक्टर आफरीदी के बारे में मेरे आदमी ने सिर्फ इतना बताया है कि उसे फौज चांदपुर छावनी में ले गई है। मैंने पूछा, ये चांदपुर छावनी कहाँ है? दादा भाई बोला, तुम जिधर से आए हो उधर रास्ते में अमरेली कस्बा आया होगा। वहाँ से दरियाए घार तक को पार करने की बजाय अगर तुम दरिया के साथ साथ पश्चिम की तरफ चलो तो 5 कोस चलने के बाद दरिया का एक पुल आता है। चांदपुर छावनी उस पुल के उस तरफ एक जंगल को साफ करके बनाई गई है। वहाँ पर पहले सिर्फ फौजियों के क्वार्टर और कोठियां थी, मगर अब कुछ सिविलियन दुकानदार किस्म के लोग भी आबाद हो गए हैं। ये छावनी नई नई है। मैंने पूछा, तुम्हें यकीन है कि डॉक्टर फरीदी को वहाँ रखा गया है? मेरे एजेंट ने अंधेरे में अपनी चमकीली आंखें मुझ पर जमा दी। हमारे आदमियों की रिपोर्ट कभी गलत नहीं होती। अब तुम फौरन यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा रहना हम सब के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ये कहकर एजेंट गैराज की तरफ मुड़ गया। मैं क्वार्टर में आ गया। सिधा तड़प कर बोली, रघु तेरा दोस्त कैसा है रे? उसने अभी तक हमें खाने को कुछ भी नहीं पूछा। मैंने नौरीन को अंग्रेजी में सारी बात बता दी और सिधा को लेकर बाहर निकल आया। अपना एजेंट वहाँ नहीं था। वो सिधा यानी एक अजनबी औरत की वजह से इधर उधर हो गया था। सिधा तमिल जबान में एजेंट को कोस रही थी। मैं उसे तालाब की तरफ खींचे लिए जा रहा था। हमारे सामने अब वापसी का सफर था। रात हमने उसी स्टेशन पर बसर की जिस पर ट्रेन से उतरे थे। सिधा को मैंने सारे हालात बयान किए। वो बोली, रघु तुम अकेले उस बूढ़े आदमी को फौज की कैद से नहीं निकाल सकोगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा धर्म भी यही कहता है। मैं सोच में पड़ गया। बात उसने ठीक कही थी। मैं पहले ही पुलिस और फौज को जासूसी और कत्ल के इल्जाम में मतलूब था। सिधा सपेरन के भेस में मेरे लिए रास्ता हमवार कर सकती थी। मैंने उसे साथ रखने का फैसला कर लिया। सिधा बड़ी खुश हुई। रात स्टेशन के बाहर पीपल के दरख्त तले गुजार दी। सुबह सुबह वहाँ से लारी पकड़कर बुराला कस्बे में आए, जहाँ से पैदल ही अमरेली की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रात हो गई। एक छोटा सा गांव नजर आया। वहाँ एक मंदिर के आंगन में रात काटी और सुबह मुंह अंधेरे उठकर दरियाए घाट तक की तरफ चल पड़े। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरा आधा मिशन मुकम्मल हो गया था और नौरीन महफूज
महफूज हाथों में पहुंच गई थी। अब मैं अपने बकिया मिशन की तकमील के लिए सर धड़ की बाजी लगाने जा रहा था। दरियाई घाट तक पर पहुंचकर हमने उसके किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। चंद कोस चलने के बाद दूर हमें पुल दिखाई देने लगा। करीब पहुंचे तो देखा कि वो कश्तियों से पुल बनाया गया था और उसकी बाएं जानिब उसी किनारे पर जरा नशेब में छोटे छोटे क्वार्टर नुमा मकान बने हुए थे। इनमें 2 मंजिला इमारतें भी थीं। दूर से मुझे कुछ फौजी ट्रक एक ग्राउंड में दाखिल होते नजर आए। मैंने सिदा से कहा, सिदा यही वो छावनी है जहाँ डॉक्टर फरीदी को किसी खुफिया मकाम पर कैद रखा गया है। सिदा अपनी लाल लाल आंखों से इन इमारतों और मकानों को घूरने लगी। उसका सांप बेटा साहू उसकी कलाई में लिपटा हुआ था। जैसा कि अपने एजेंट ने मुझे बताया था, उस चांदपुर नामी छोटी सी फौजी छावनी में एक जानिब नई आबादी भी नजर आ रही थी। ये फौजी दफातर में काम करने वालों और दुकानदारों के क्वार्टर्स थे। जिस मैदान में फौजी ट्रक दाखिल हुए थे उसकी एक जानिब ढलानी छत वाली 2 मंजिला इमारत थी, जिसकी दूसरी मंजिल के बरामदे में मुझे पहरे पर खड़े 2 फौजी दिखाई दिए। जरूर उसी इमारत में किसी जगह हमारा टारगेट था, जहाँ बड़ी दूरंदेशी और एक खास हिकमत अमली के तहत अपने मंसूबे पर काम करने की जरूरत थी। हमें सबसे पहले ये पता चलाना था कि उस छावनी में कोई खुफिया तहखाना या जेल की कोठरी कहाँ है। उसके बाद ये मालूम करना था कि क्या वहाँ पर डॉक्टर फरीदी मौजूद है। बाद अज़ां डॉक्टर फरीदी को वहाँ से निकालने का मरहला था, जो एक दुश्वार काम था। सिदा इस ज़िम्न में मेरी मदद कर सकती थी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि सिदा भी एक मफरूर डाकू थी और मैं भी एक मफरूर कातिल और गैर मुल्की जासूस था। पुलिस दिन रात हम दोनों की खोज में रहती। सिदा को तो पुलिस ने अभी तक नहीं देखा था, मगर मेरी तस्वीर सिविलियन और मिलिट्री पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद थी। अगरचे मेरा हुलिया काफी बदला हुआ था, फिर भी करीब से मैं पहचाना जा सकता था। सिदा बोली, रघु, अगर तुम्हें अपने आदमी को यहाँ से निकालना है तो फिर हमें इस बस्ती के बाहर किसी खुफिया जगह पर डेरा जमाना होगा। बात उसने मेरे दिल की कही थी। हमें चांदपुर छावनी से बाहर रहकर पहले अपनी जगह बनानी थी, फिर वहाँ से अपने मंसूबे का आगाज करना था। सूरज मशरकी पहाड़ियों से ऊपर आ गया था और उसकी सुनहरी किरणें छावनी के मकानों की छतों को रोशन कर रही थी। हमारे पास सांपों की एक पटारी, एक झूला और एक सपेरों वाली बीन थी। सिदा के पास एक भरा हुआ पिस्तौल भी था, जो उसने अपने गेरुए रंग की धोती नुमा साड़ी में छुपा रखा था। बस्ती के करीब ही बबोल के बहुत से दरख्त उगे हुए थे। ये वीरान इलाका था। मिट्टी का एक बहुत बड़ा तोदा था जिस पर झाड़ियां उगी थी। यहाँ एक तरफ से लोग मिट्टी खोद कर ले गए थे, जिसकी वजह से वहाँ एक छोटा सा खो नुमा गार सा बन गया था। हमने उसी खो में अपना ठिकाना बना लिया। इधर उधर से घास फूस इकट्ठा करके अंदर जमीन पर बिछा दिया। सिदा बस्ती के बाजार से एक एल्यूमिनियम की देगची, मिट्टी के 2-4 प्याले, मिट्टी की गागर और एक लोटा खरीद लाई। उसने वापस आकर बताया कि बस्ती का सिर्फ एक ही छोटा सा बाजार है, जहाँ आटा, दाल, चावल, मिट्टी का तेल और बर्तनों की चंद एक दुकानें हैं। वो क्वार्टरों की तरफ नहीं गई थी, वो थोड़े से चावल भी लेती आई थी। बेरी के जंगली दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी नदी बहती थी, जहाँ से वो पानी की गागर भर कर ले आई। उसने दाल चावल की खिचड़ी पका ली, जो हमने मिलकर खाई। फिर सिधा खो में एक तरफ आलती पालती मारकर बैठ गई। ये उसके सांप बेटे साहू के दूध का वक्त था। मैं अपने ख्यालों में गुम था। अभी तक मेरे जहन में कोई ऐसा मंसूबा नहीं आया था जिस पर मैं अमल शुरू करता। जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था। शाम को दूध पिलाने के बाद सिधा मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोली, स्वामी, तुम मेरे होते हुए क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपनी परेशानी मुझे दे दो, मैं तुम्हारे आदमी का खोज लगाकर छोड़ूंगी। मैं फौजियों की बैरक के पास जाकर सांपों का तमाशा दिखाने के बहाने उनसे ताल्लुकात पैदा करूंगी। मैंने सिधा की तरफ देखा, वो चुप हो गई। फिर लाल लाल आंखों से घूरती हुई मुझे बोली, रघु, तुम मुझ पर शक करते हो? अरे संसार में तुम्हारे सिवा मुझे कोई हाथ तो लगा कर देखे, उसे कच्चा न चबा जाऊं। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, उसकी आंखों से चिंगारियां सी फूटने लगी और आवाज सांप की फुनकार की तरह हो गई। हाँ, बड़ौदा के जेलर से अभी मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। उसने मेरा चेहरा अपनी खुरदरी हथेलियों में ले लिया और मेरी आंखों में अपनी लाल लाल गर्म गर्म आंखें डालकर बोली, मुझे माफ कर देना रघु। उसने अपने आदमियों की मदद से मुझे रस्सियों से बांध दिया था। मैं बेबस हो गई थी। इस तरह तो तुम भी बेबस हो जाते, लेकिन मेरे सीने पर बड़ौदा के जेलर का एक गहरा दाग है। मैं एक बार अपने आदमियों के साथ उसके मकान पर बदला लेने गई थी, मगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं था रघु। मैं अपने सांप बेटे की सौगंध खाकर तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बड़ौदा के जेलर से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। मैंने उसे दूसरी बातों में लगाकर मौजू बदल दिया। वो बहुत जज्बाती हो रही थी। वैसे भी बड़ौदा के जेलर से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो उस वक्त इस फिक्र में गुम था कि डॉक्टर फरीदी का सुराख कैसे लगाया जाए और सिधा इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती है। मैं खुद छावनी का रुख करने से गुरेज कर रहा था। मेरी शनाख्त किए जाने का खतरा था। मैं सिर्फ अशद जरूरत के तहत ही ऐसा कर सकता था। बिलाखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सिधा को ही भेजूं कि छावनी के इलाके में जाकर वहां का हुदूद दरबा मालूम करें। वो दोपहर को गई, मगर उसकी मालूमात से मैं कोई
खास अंदाजा न लगा सका कि छावनी में कौन सा दफ्तर कहाँ है और कौन सा फौजी अफसर किस जगह रहता है जो मेरे मिशन में मेरे काम आ सकता है। एक रोज जब दिन की रोशनी कम हुई तो मैं खुद सपेरों का झोला बगल में लटका कर बीन हाथ में लिए खुद ही चांदपुर बस्ती की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।